षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग संस्कृत के ग्रंथों को संस्कृत में ही कैसे पढ़ा जाए इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्वरों को जाना। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं। तो हमने जान लिया कि आ, ई, उ, री और री, ए, ऐ, ओ इतने स्वर हैं और अनुस्वार है और अह विसर्ग है। इसके बाद हमने 25 व्यंजन पढ़े जिनका नाम स्पर्श है, जो 5-5 के वर्ग में बने हुए हैं। क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 स्पर्श जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ्य कहलाते हैं। एक स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए एक साथ बैठे हुए हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 व्यंजन मुख के भीतर जो मूर्धा नाम का स्थान है उससे बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। ता, था, दा, धा, न ये 5 व्यंजन बोलने में हमारी जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए ये 5 व्यंजन दंत्य कहलाते हैं। और प, फ, ब, भ, म ये 5 व्यंजनों को बोलने में हम दोनों ओठों को मिलाते हैं। इन 5 व्यंजनों को बोलने में हम दोनों ओठों को मिलाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ओष्ठ से बोले जाने के कारण इन 5 व्यंजनों को हम ओष्ठ्य कहते हैं। ये 25 व्यंजन स्पर्श इसलिए हैं कि ये अपने उच्चारण स्थान का पूरा स्पर्श करते हैं। 11 डावा अंतस्थ हैं और शाशा साहब ऊष्म में। तो 25, 4 और 4 मिलाकर 33 व्यंजन हैं। अब हम जब पढ़ेंगे संस्कृत के ग्रंथों को तो ये स्वर व्यंजन किस प्रकार लिखे हुए मिलेंगे उनको पढ़ने की विधि में आना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि इन व्यंजनों की संरचना को हम देखें और ये देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। जब कैसे लिखे जाते हैं हम जान जाएंगे, तभी कैसे पढ़े जाते हैं हम जान सकेंगे। इसलिए पहले हम लिखने की बात बताते हैं, बाद में पढ़ने की बात बताएंगे। हम कहते हैं पूरा अक्षर और हम कहते हैं आधा अक्षर। तो पूरा अक्षर क्या होता है और आधा अक्षर क्या होता है? पूरा अक्षर हम उसको कहते हैं जिसको बोलने में अंत में कोई ना कोई स्वर निकलता है। जैसे क अंत में आ है, की ई है। हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, क की कु इतना पढ़ते हैं। हमने इसमें 2 और जोड़ दिए, क्री छोटे री की मात्रा और क्री बड़े री की मात्रा। और के कई, को कऊ, कम कहा। तो ये 12 खड़ी की हमने 14 खड़ी बना दी। और 14 खड़ी पढ़ने से बच्चा जान जाता है कि कितने स्वर हमारे पास हैं। तो ये जो क है जिसको बालक कहता है क, इसको यही बता देना चाहिए कि अकेला का नहीं है, इसमें आ मिला हुआ है। तो ये जो का है इसको बताना चाहिए बालक को, और जो बालक नहीं है उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि ये जो का है ये 2 अक्षर है। ये दिख रहा है जो आपको एक, इसमें 2 अक्षर है। ये का में छोटे आ की मात्रा का, यदि यही सिखा दिया जाए बच्चे को तो बच्चा जान जाएगा बाल्यावस्था से ही कि ये जो का है इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं। एक का है जो व्यंजन है
और एक आ है जो स्वर है। जब व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो इसको हम पूरा अक्षर कहते हैं। ये का पूरा है। अब इसमें से आ को हटाना है हमको और आधा बनाना है, तो कैसे लिखें? लिपि तो मालूम होना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे पुस्तकों को हम? तो आधे अक्षर को लिखने के लिए आप ये जानिए कि जब कोई एक शब्द है पूरा, जिसको हम लोग पद कहते हैं, उस पद के बीच में आधा अक्षर आता है तो कैसे लिखते हैं, और पद के अंत में आता है तो कैसे लिखते हैं? जैसे का है, इस का को हमें आधा बनाना है तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, बुक, बुक, फक, आधा का लिख देते हैं। पर ये आधा का शब्द के बीच में लिखा जा सकता है, शब्द के अंत में ऐसा नहीं लिखते हम। जैसे वाक है, ये भी आधा का है, ये भी तो आधा का है ना, किंतु शब्द के अंत में आया है, पद के अंत में आया है। जो पद के अंत में आधा अक्षर आता है, आधे अक्षर का मतलब है ऐसा व्यंजन जिसके बाद हम कोई स्वर नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद हम कोई स्वर नहीं बोल रहे हैं, वो आधा कहलाता है। तो ये आधा अक्षर जब पद के अंत में आता है तो उसमें हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं, हल्का, हलंत बोलते हैं इसको। किंतु शब्द के बीच में दिया आएगा, जैसे हमने कहा हिक्का, हिक्का, हिक्का यानी हिचकी। अब ये का और ये का दोनों एक है। ये का बिना स्वर का है और ये का भी बिना स्वर का है। पर जब पद के बीच में आता है तो उसको ऐसा लिखते हैं, और अंत में आता है तो उसको हलंत लगा के लिखते हैं। ये हलंत को बीच में नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आधा कैसे हो गया? आधा हुआ मतलब स्वर से निकाल दिया आपने। तो इस का के भीतर ये जो का लिखा है, इस आकृति में कितना हिस्सा व्यंजन का है और कितना हिस्सा स्वर का है, जिसको हम निकाल दें तो अक्षर आधा हो जाए। तो ये जो जंजी दिख रही है हमको इतनी, ये हिस्सा स्वर का है, इसको निकाल दिया तो आधा हो। का में ये जंजी स्वर नहीं है, ये जो लगाया था हमने, जिसको निकाल दिया, इसका नाम स्वर है। तो ये का जब पद के बीच में आएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, पद के अंत में आएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, हलंत को बीच में नहीं लगाया जाएगा। तो हम ये जान लेंगे जो 33 व्यंजन हमने पढ़े हैं, जिनको लिखना हमें आता है, हमने आपको लिख के दिखा भी दिया है। इस लिपि में कितना हिस्सा स्वर का है और कितना हिस्सा व्यंजन का है, उसमें से कितना हिस्सा तोड़ दिया जाए तो आधा हो जाए, इसका विचार हम कर रहे हैं अभी। क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तो हम पुस्तकें नहीं पढ़ पाएंगे। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग बैठते हैं, उनको शुद्ध लिखना भी नहीं आता और शुद्ध बोलना भी नहीं आता। इसलिए किसी की बड़ी बड़ी डिग्रियां देख करके और किसी की बड़ी बड़ी पदवियां देख करके आप उन्हें विद्वान समझने का भ्रम मत करो। संस्कृत पढ़े बिना कोई विद्वान बन नहीं सकता। विद्वान का अर्थ होता है, बुद्धिमान का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि ऐसी हो जो सत और असत का विवेक कर सके। सदसत विवेकिनी प्रज्ञा, सद असत का विवेचन कर देने वाली, विवेचन यानी अलग अलग करके देख लेने वाली जो प्रज्ञा है वही बुद्धि कहलाती है, उसी को पंडा कहते हैं। ये प्रज्ञा बड़ी बड़ी डिग्रियों से और बड़ी बड़ी नौकरियों से नहीं मिलती है। ये संस्कृत को पढ़ के, जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से प्रकट होती है। इसलिए संस्कृत हमको पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए, का को हमने तोड़ दिया तो ये हो गया आधा का, और ये भी हुआ आधा का। ये बीच में लिखने के लिए है, ये अंत में लिखने के लिए है, और ये हो गया पूरा का। पूरा का अर्थ है इसमें स्वर मिला हुआ है। अब आ मिलाइए और चाहे ई मिलाइए
और चाहे ऊ मिलेगी, कोई भी स्वर मिलेगा तो उसको हम पूरा अक्षर कहेंगे, और स्वर के बिना जो व्यंजन है उसको हम आधा कहेंगे। स्वर के बिना व्यंजन लंगड़ा होता है, वो गले में अटका रहता है, बाहर निकल नहीं सकता। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे, जिन स्तोत्रों को आगे हम आपको बताएंगे पढ़ना, उनमें सब अक्षर गड्ढम गड्ढे एक में एक मिले हुए दिखेंगे, तो कहाँ से तोड़ना, कहाँ से, जहाँ से जुड़े हुए हैं वहीं से तोड़ेंगे ना। तो जोड़ तोड़ की बात यही बता देते हैं, नहीं तो पुस्तक सामने रखी रहती है, हिंदी पढ़ना लोगों को आता है और उल्टा सुल्टा पढ़ के लोग खुश होते रहते हैं कि हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब खा को लीजिए, ये खा है, इसमें कितना भाग व्यंजन का है, कितना स्वर का है, तो ये तो है व्यंजन, इतना हिस्सा, और ये जो दंडी है ये है स्वर। इस दंडी को आपने हटा दिया तो आधा खा हो जाएगा। दंडी को हम लोग पाई कहते हैं, खड़ी पाई। ये डंडी है जिसको पाई कहते हैं हम लोग, इस पाई को हटा दिया तो आधा हो गया। तो ये हो गया आधा खा और ये हो गया पूरा खा। और पद के अंत में आएगा तो ऐसा लिखेंगे, परंतु पद के अंत में खा कभी आता ही नहीं। एक सिद्धांत बता रहे हैं आपको कि दूसरे और चौथे अक्षर पद के अंत में कभी नहीं आते। जो काखा गाघा गा बताए ना, 5-5 के वर्ग, इनको ऐसे याद कीजिए कि क वर्ग का प्रथम, ख वर्ग का द्वितीय, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में निकलना चाहिए होता है। क वर्ग का पहला, ख वर्ग का दूसरा, गा वर्ग का तीसरा, घा वर्ग का चौथा, ङा वर्ग का पांचवा। इसलिए हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ाते हैं। इनको खड़ा करके पढ़ लीजिए, खड़ा पढ़ लीजिए। तो काचा टाटा पा ये पहले अक्षर है, खाफा छाठा था ये दूसरे अक्षर हैं, जाबा गाजा धा ये तीसरे अक्षर हैं, झाबा गाजा धा ये चौथे अक्षर हैं, यामा गाना न ये 5वें अक्षर हैं। इसलिए माहेश्वर सूत्र पढ़ लेना चाहिए। सुनने के साथ ही आप जान लीजिए कि अक्षर अपने वर्ग का किस क्रमांक का है। तो खा को यदि हमको अंत में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, और बीच में लिखना तो ऐसा लिखेंगे। तो धातु के अंत में लिख सकते हैं, पद के अंत में नहीं लिख सकते। तो पद के अंत में दूसरे और चौथे व्यंजन कभी नहीं लिखे जाते। तो ये पूरा खा, ये आधा खा, ये अंत में लिखने वाला खा। पद के अंत में नहीं लिखेंगे, अपद के अंत में तो लिख देंगे, अपद के अंत में लिख सकते हैं। अब आया गा, ये पूरा गा है। पूरा गा का मतलब इसमें आ मिला हुआ है। अब इसमें जो खड़ी पाई है ये आ की मात्रा है, इसको हटा दीजिए तो ये आधा गा हो गया। तो ये पूरा गा, ये आधा गा, और ये पद के अंत में लिखने वाला गा। ठीक है ना। इसी प्रकार घा, ऐसा ही घा को जान लीजिए, ये पूरा घा, ये आधा घा, और ये पद के अंत में लिखा जाने वाला घा। पद के अंत में नहीं मिलेगा, अपद के अंत में मिलेगा। किंतु ऐसा घा जिसके बाद कुछ ना हो तो उसको ऐसा लगाएंगे। ठीक है। तो गा, तो खा, गा और घा, इनमें हमको खड़ी पाई मिली, खड़ी डंडी हमको मिली, वो आ है। उसको तोड़ने से, उसको अलग कर देने से वो अक्षर आधा हो जाएगा। और का में डंडी अंत में नहीं है, तो का में हम किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इतना, तो आधा हो जाएगा। ये काखा गाघा की बात हो गई, ना की बात बाद में बताते हैं। अब आया च, च और ज, इसकी डंडी हमने तोड़ दी तो ये आधा चा हो जाएगा और ये आधा जा हो जाएगा। हलंत लगाने से अंत में लिखने के लिए हो जाएगा। तो पहले हम डंडी वाले अक्षरों की बात कर लेते हैं, जिसमें डंडी लगी हुई है, जिसमें खड़ी पाई लगी हुई है।
चा और जा, ठीक है। अब ता, ये पूरा ता है, ये आधा ता है। ये था, दंडी को हटाया तो ये आधा था हो गया। और ना, ये पूरा ना और ये आधा ना। ता था और धा, ये पूरा धा और ये आधा था। दानी, दा की रचना डंडी से नहीं बनी। तो कौन से अक्षर जो खड़ी डंडी से बने हैं, खड़ी पाई से बने हैं? जो खड़ी पाई से बने हैं उनकी खड़ी पाई को हटा दीजिए तो आधे हो जाए। जो खड़ी पाई से नहीं बने हैं उनको समझना है। तो ता, था, धा और ना। इसी प्रकार पा, बा, भा और मा, इनमें खड़ी पाई है। इसको हटा दीजिए तो ये आधा बा हो जाएगा, यह आधा भा हो जाएगा और यह आधा मा हो जाएगा। इसी प्रकार या, ला, वा, ये भी खड़ी पाई से बने हैं। श, श और सा, ये भी खड़ी पाई से बने हैं। तो खड़ी पाई वाले कितने अक्षर हो गए? खा, गा, घा, चा, जा, ता, था, धा और ना। पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, शा, श, सा। इतने अक्षर खड़ी पाई से बने हैं। इनमें खड़ी डंडी लगी हुई है, वो खड़ी डंडी स्वर को बताती है। उसको हटा देंगे तो अक्षर आधा हो जाएगा, बिना स्वर का हो जाएगा। इनमें कोई समस्या हमें इसलिए नहीं है कि जब ये आधे हो जाते हैं तो अगला अक्षर इनमें ज्यों को तो जुड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमने कहा आ, आधा सा, इससे अगला व्यंजन आके उसमें सीधा उसके आगे लिख दिया जाता है। ये हमने कहा ता, आधा था और यह तथ्य, यहाँ समस्या नहीं है। हमने कहा हिक और का, ये जो खड़े डंडी वाले आधे अक्षर हैं या आधी डंडी वाले हैं। आधी डंडी वाला एक तो हो गया आपका का, ये आधी। दूसरा हुआ फा, इसमें भी इतना हिस्सा काटेंगे तो आधा हो जाएगा, इतने से आधा हो जाएगा। तो आधी डंडी वाले कितने हैं? का और फा। पहले झा होता था आधी डंडी का, पहले हम लोग ऐसा झा लिखते थे, पुरानी पुस्तकों में मिलेगा। अब पता नहीं किसकी कृपा से झा लुप्त हो गया, नहीं तो ये भी आधी डंडी, इतनी डंडी काट दीजिए, इतनी डंडी काट दीजिए, इतनी डंडी काट दीजिए, आधी हो जाते थे। अब नया झा आ गया, उसमें पूरी डंडी होती है। तो पहले की पुस्तकों में ऐसा झा मिलेगा, इसमें आधी डंडी स्वर की है, इसको निकालेंगे तो आधा होगा। अब ये आज की पुस्तकों में ऐसा नया झा मिलता है, तो ये पूरी डंडी हटा दीजिए तो आधा हो जाएगा। ये बात तो हो गई। पूरी डंडी और आधी डंडी के जो स्वर है, जैसे पूरी लकीर है और आधी लकीर है, इसको हम लोग पाई कहते हैं। इसको हटा दीजिए तो अक्षर आधा हो जाता है। आधा हो जाता है मतलब उसके साथ आपको स्वर नहीं बोलना है। जब स्वर नहीं बोलेंगे तो आपके कंठ से बाहर निकलेगा नहीं, तो स्वर की सहायता लेना पड़ेगी उसको बोलने के लिए। जहाँ स्वर दिखेगा उसकी सहायता वो ले लेगा। अक्षर आधा है तो स्वर कहाँ दिखेगा उसको? उसके पहले दिखेगा, आगे तो व्यंजन दिखेगा, तभी तो आधा है। आगे स्वर होता तो पूरा ही हो जाता, पूरा हो जाता। अब ऐसे अक्षर बता रहे हैं जिनको स्वर को बताने वाला हिस्सा नीचे होता है, जैसे ट, ये ट है, इसको आधा ट लिखना तो किसको तोड़े हम? किसको तोड़े? जिसमें जो नीचे की लकीर है ये स्वर है, इसको आधा करना है तो
इतना लिखेंगे, ये आधा हो गया। ठा को लिखना है आधा, तो भी इतना लिखेंगे। तो क्या करें? तो जब अक्षर नीचे से आधा होता है, नीचे से टूटता है, तो ऐसे अक्षरों के नीचे आकर दूसरा व्यंजन बैठ जाता है आगे वाला। ये बात समझना चाहिए कि इसके आगे जो व्यंजन होगा वो इसके नीचे जाके बैठेगा, उसके नीचे बैठेगा। जैसे आपने कहा पट्टा, तो ये पा है, ये टा आधा हो गया, इसको निकाल दिया आपने, तो इसके आगे वाला जो टा है वो इसके नीचे आके बैठ जाएगा। पट्टा, बट्टा, सट्टा, तो टा के नीचे टा बैठेगा, क्योंकि टा नीचे से टूट गया है तो उसको टूटा नहीं छोड़ेंगे। वो नीचे से टूटा है तो अगला व्यंजन उसके नीचे बैठ जाएगा ताकि पूरा हो जाए। जब अक्षर नीचे से टूटता है तो उसके आगे वाला व्यंजन उसके नीचे बैठता है जाकर। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो आधा कौन है इसमें, पूरा कौन है, बताओ? ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला। हाँ, ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला पूरा है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि हमको दिखता रहता है जिंदगी भर ऊपर वाला पूरा, नीचे वाला आधा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोग बुद्धि लिखते हैं तो यही समझा देते हैं टीचर लोग हमको बचपन से, दा लिखो नीचे आधा, धा लगा दो, ये बताते हैं। कितना बड़ा छल है। बुद्धि में बोल के देखिए, बुद्ध, बुद्धि, ई की मात्रा किसके साथ है? धा के साथ। जिसमें ई की मात्रा लग गई तो पूरा हो गया। तो जो ई की मात्रा लगी है वो दा में नहीं लगी है, धा में लगी। ई की मात्रा जो लगी है वो धा में लगी है, दा में नहीं लगी है। तो धा पूरा है और दा आधा है। ठीक है ना? तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनमें अगला व्यंजन नीचे बैठ जाता है? अब हम उनको बता रहे हैं। तो हमने आपको बताया टा, ठा। तो देखिए, ये हमने लिखा प और ये ट, आधा, ये आधा इतना है। और इसके नीचे जो टा लिखते हैं हम, तो ये जो डंडी लगी हुई है ऊपर, ये नीचे के टा की है, ऊपर के टा की नहीं है। तो बन गया पट्टा, खट्टा, सट्टा, ये बन गया बट्टा। अब आया ठा। ये टा के नीचे अगला अक्षर जुड़ जाएगा, पटवी, पटवी, टा आधा, वहाँ में ई की मात्रा वी। तो जो जब टा आधा हो गया तो उसका अगला अक्षर जो पूरा था वो उसके नीचे आके बैठ गया, पटवी। खटवा, खटवा है ना खटिया, खाट। पटवी यानी होशियार, बुद्धिमती। खटवा, टा आधा और वाह में आ की मात्रा, टा आधा, वाह में ई की मात्रा। टा आधा है और वाह पूरा है क्योंकि ई की मात्रा वाह में लगी है। टा आधा है, वाह पूरा है क्योंकि आ की मात्रा वाह में लगी है। ठीक है? ये टा की कथा हो गई। अब आपको ठा की कथा बताते हैं। ये ठा है। तो इसमें जब अगला अक्षर लिखते हैं तो इसको ऐसा लिख देते हैं, पाठ्य, पाठ्य। और टा में भी जब यह आता है तो इसको हम लिखते हैं नाट्य। तो ये जो अक्षर नीचे से टूटते हैं इनको इतना लेके इसके मिलाकर अक्षर लिख देते हैं, पाठ्य, नाट्य। तो ये टा आधा, ये ठा आधा और ये टा आधा, टा ठा डा ढा। इन अक्षरों में खड़ी डंडी नहीं है, आधी डंडी भी कहीं नहीं दिखती। तो वो जो नीचे इतना हिस्सा दिखता है उसको तोड़ने से आधी हो जाती है। इसी प्रकार डा है, ये पूरा डा है। इसको आधा करना है तो इस लकीर को हटा दीजिए, इसको आधा करना है ये लकीर हटा दीजिए, तो आधा हो गया। अब आधा हो गया तो ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं इसको,
तो क्या होगा, इसके अगला, इसके आगे जो व्यंजन है वो इसके नीचे बैठ जाए। जैसे हम लिखते हैं खड ख, और ये ड और ये ड। अब देखिए खड हो गया, खड, गहरा गड्ढा जो होता है तो खड बोलते, खड। तो देखिए ये जो डंडी है ये नीचे वाले डा की है, इसको समझ लेना। ऊपर वाले डा की डंडी टूट गई तो आधा हो गया। जब वो आधा हो गया तो अगला अक्षर आके उसके नीचे बैठ गया, तो बन गया खड। अब देखिए ग, ये डा आधा हो गया, इसके नीचे ढा बैठ गया, गड्ढा, गड्ढा। आप क्या करते हैं, गा के बाद डा को हलंत लिख देते हैं और धीरे धीरे हलंत भी गायब हो रहा है। यह हलंत बीच में नहीं लगाया जाता, यही शुद्ध विधि है देवनागरी में लिखने की। गड्ढा, डाधा और आ की मात्रा ढा में, गड्ढा। इसी प्रकार ढा हो, ये आया ऊ और ये ढा और ये हुआ ऊध्वा, ऊध्वा। ये डंडी जो है ये वा की है। इसको समझ लीजिए कि जो अक्षर नीचे लिखे हैं वो पूरे हैं, उनके ऊपर जो डंडी लगी है वो उन्हीं की है। ऊपर वाली की तो टूट गई, डंडी टूट गई तो अगला अक्षर आके उसके नीचे बैठ गया। ठीक है, ऊध्वा। ये जो ठा है ना, ये इसका ये भाग स्वर का है, इतना, इसका इतना भाग स्वर का, इसलिए इसको हटा के यहाँ ठा लिखते हैं। तो टाठा डाढ़ा की बात हो गई। इसी प्रकार अंगा को समझ लीजिए कि डा से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये पूरा अंगा है, इसको आधा बोलना है। जैसे हमने कहा प त, अंगा को आधा करके गा बोलना है, पतंग बोलना है। तो ये डंडी हमने हटाई, आधा गा हो गया और गा को इसमें जोड़ दिया तो दिखने लगा कि पूरा गा अंगा है। तो आपको दिख रहा है कि पूरा गा है, गा आधा है, पर ये तो छल है। गा आधा है और नीचे का अक्षर गा पूरा है। पतंग, पतंग को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और अंग को भी आपको ऐसा ही लिखना चाहिए और संग को भी आपको ऐसा ही लिखना चाहिए और गंगा को भी आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। ये जो बिंदु लगाने का चल गया है फैशन, और शासन ने भी इसमें बहुत सहयोग किया सरलीकरण के लिए। बैठ गए हैं जिनको संस्कृत का अक्षर नहीं आता, वो भाषा अधिकारी बन के बैठ गए और देवनागरी को तोड़ ताड़ के कुछ भी बना दिया उन्होंने। तो तुमने देवनागरी को तोड़ दिया, अपने स्वरयंत्र को तो नहीं तोड़ सकते। स्वरयंत्र तो सही बोलेगा ना, आप बोल के देखिए, अंग अंग अंग। अब क्या बोले, गा बोल रहे हैं ना। अब इसको बोलिए, ये जो लिखते हैं आजकल आप हिंदी में, अंग अंग अंग, तो ये तो अनुस्वार है। तो हम बोलते हैं क्या, अंग बोलते हैं क्या, गंगा बोलते हैं क्या, तो बोलते तो गंगा है। तो वहां तो आपने तोड़ दिया, पर स्वरयंत्र सही बोलेगा। स्वरयंत्र तो हमारा गंगा ही कहेगा, गंग गंग। बोलो ना भैया, गंग 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 गा। तो हम गा बोल रहे हैं ना, और आधा बोल रहे हैं, तो यही तो शुद्ध है ना भाई। तो जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे तब तो उच्चारण शुद्ध होगा। और लगाएंगे बिंदु, लगाएंगे अनुस्वार और बोलना चाहेंगे ङ, तो जितने पांचवें अक्षर हमारे पास आते हैं, ङ होगा तो हम बिंदु लगा देंगे, या होगा तो हम बिंदु लगा देंगे, आधा ना होगा तो बिंदु लगा देंगे। तो यम गणनम, यम गणन, ये 5 अक्षर हैं। ये जब आधे होते हैं तो हिंदी में उनके लिए बिंदु ठोक देते हैं।
ये 5वें अक्षर है। यम गौण नम, यम गौण नम, ये 5 अक्षर है। यम गौण नम, ये जब आधे होते हैं तो हिंदी ने क्या शुरू किया है, इन सब की बिंदी बना देते हैं। तो इससे बचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ का दिखाते हैं। हम लिखते हैं हिंदी में मंजू, मंजू, ममजू तो नहीं बोलते हैं, मंजू, तो ये यहाँ है। ये ऐसा ही बोलना, ऐसा ही लिखना। खंज, खंजन, अंजन, मंजू, ये सब में हमको यहाँ लिखना है। अर्थात जो हम हिंदी में लगाते हैं बिंदी, उसका रहस्य बता देते हैं। वर्णमाला तो आपको मालूम ही होगी। ये यदि आगे क, ख, ग, घ है तो जो अनुस्वार हम लगाते हैं ना, वो ङ बनेगा। जैसे हमने लिखा अंक, का नीचे चला जाएगा। पंख, अंग और जंघा। अंक, पंख, अंग, जंघा बोल के देख लीजिए कि आप ङ बोल रहे हैं। जब आप ङ बोल रहे हैं तो आप अनुस्वार क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए, जब हम ङ बोलते हैं, क्योंकि हम ङ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। अनुस्वार आएगा और उसके बाद काखा गाघा आएंगे, तो अनुस्वार अपने आप ङ बन ही जाता है। ये हमारा स्वरयंत्र उसको बना देता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो अंग, तो हम कैसा लिखें इसको? तो अंक, इसको हम कैसे लिखें? अंक। पंख, अंग और जंघा। काखा गाघा यदि आगे दिखते हैं तो अनुस्वार मत लगाइए, आप उसको ङ लिखिए। काखा गाघा दिखेंगे तो अनुस्वार की जगह ङ लिखिए, क्योंकि काखा गाघा के वर्ग का है ङ, काखा गाघा ङ। और चाछा जाझा दिखेंगे, अगर आगे चाछा जाझा दिखेंगे तो अनुस्वार का क्या बन जाएगा? यहाँ बोल के देख लीजिए। मंजू, मंजू, हम यहाँ बोल रहे हैं, मंजू नहीं बोल रहे हैं। पहले चा देखिए। मंच, मंच, ये यहाँ है। उंच, यहाँ है। च, छ, ज। अब देखिए, झंझा, झंझा, झमझा नहीं है ये, झंझट बोलते हैं। तो बोलते तो झंझट है, वो लिखते बिंदु लगा, बोलते हैं झंझट और ठोक देते हैं बिंदी। तो हिंदी ऐसी ही लिखी जाती थी भाई। हम लोगों ने बाल्यावस्था से सीखी, पहली क्लास से ऐसी हिंदी सीखी। तब वो 7वीं पास टीचर ऐसी हिंदी सिखा देते थे। अब वो MA B.Ed करके जो आते हैं वो गलत सिखाते हैं। देश का सारा नाश तो B.Ed ने कर दिया। जिसको पढ़ के कुछ नहीं होता, ऐसी डिग्रियां क्यों चलाना समाज में? अनिवार्य करके क्यों नाश करना देश का पूरा? एक B.Ed है, एक M.Phil है, एक PhD है। ये बेचारे विद्यार्थियों के जीवन का समय नष्ट करने वाली विद्या है। 6-7 साल बच्चा बेचारा, जिसमें क्या नहीं पढ़ सकता, कितना शास्त्र पढ़ सकता है, अपने जीवन का कितना उत्थान कर सकता है, वो M.Phil, PhD और B.Ed करने में जीवन को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं तो हमको क्या मतलब, हम क्यों करें PhD? क्या ज़रूरत है? तो सरकारी नौकरी की चाह में देश की जितनी प्रतिभा है, देश की जितनी मेधा है, वो सब नष्ट हो रही है। इस सरकारी शिक्षा का बहिष्कार कर दिया जाए तो राष्ट्र राष्ट्र बन जाएगा और शास्त्र सुरक्षित हो जाएगा। ये बात हो गई चवर की। अब आपको हम दिखा रहे हैं टा, ठा, डा, ढा। अब तो आप सिद्धांत जान गए ना कि यदि काखा गाघा आगे हैं तो अनुस्वार को अंगा बनाइए। चाछा जाझा यदि आगे हैं तो अनुस्वार को यहाँ बनाएंगे। तो टाठा डाढ़ा आगे हैं तो क्या बनाएंगे? अना बनाएंगे। और ताथा दाधा आगे हैं तो क्या बनाएंगे?
और पाफा बाभा आगे हैं तो क्या बनाएंगे? माँ। अब समझ गए? भी नहीं बताए समझ गए, है ना? तो हम बता रहे हैं टाठा डाठा। देखिए ये लिखा है घंटा, ये आपका घंटा है, ऐसे ही बोलते हैं, घंटा बोलते हैं ना, घंटा। घंटा। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो जो बोलिए वही लिखिए ना। ऐसा लिखने में कौन सा पैसा लग रहा है और कौन सी मेहनत लग रही है? तो जो शुद्ध है वही बोलिए ना। सरकार को बोलने दीजिए। जब हम घंटा कह रहे हैं, घंटा, तो हम तो ना बोल रहे हैं आधा, तो हम बिंदी क्यों लगाएं? अब देखिए, बोलिए इसको। कंठ। 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 कंठ तो कंठ तो नहीं कह रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कंठ। ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से अपने आप को सुनिए और बताइए कि आप बोल क्या रहे हैं। दंड। दंड। दंड बोल रहे हैं ना, तो ना तो बोल रहे हैं, तो बिंदु क्यों लिखना? ठीक है। अब देखिए, बोलिए। षंढ। टाठा डाठा यदि आगे हैं, आगे को परे बोलते हैं, टाठा डाठा परे हैं, तो अनुस्वार को ना बना दीजिए। अभी तक क्या हो गया? काखा गाघा परे हैं, तो अनुस्वार को ना बनाइए। चाचा जाझा परे हैं, तो अनुस्वार को यहाँ बनाइए। और टाठा डाठा परे हैं, तो अनुस्वार को ना बनाइए। आगे आप अपने आप समझ गए, आगे का सब स्वयं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है। अब हम ताथा दाधा बता रहे हैं, ये सब हिंदी में यही चला है आजकल। ता, ये था, वंदन और बंधन, ये हम लिखते हैं। अंत, मंथन, वंदन, बंधन। इसको लगाने में कौन सी मेहनत कम लगती है आपको, और आधा न लिखने में कौन सी मेहनत ज़्यादा लगती है आपको? तो क्यों अवज्ञा करना, क्यों ऐसा काम करना, अपनी परंपरा का अपने हाथ से नाश करना? तो जो बोलते हैं वो लिखिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप, खुद सुन के बोल के देखिए क्या बोल रहे हैं। अंत। अंत कह रहे, आधा ना कह रहे हैं ना भाई, तो क्यों नहीं लिखना आधा ना? किसने मना किया लिखने की? अंत। अब ये देखिए, मंथन, और ये वंदन, और ये बंधन। ता था दाधा जब आगे दिखेंगे तो अनुस्वार बन जाएगा ना। तो पाफा बाभा दिखेंगे तो क्या बनेगा? माँ बनेगा। उसको भी देख लो क्या है, बोल के देखो क्या बोल रहे हो। कंपन। क्या बोल रहे हैं आप? माँ। और क्या लिख रहे हैं आप? अनुस्वार। सही कैसे होगा? जब इसको आधा माँ लिख देंगे। आप लिखिए इसको कम, कंपन। ठीक है। अब देखिए, गुम्फन। गुम्फन है ना, गूंथना, माला गूंथते हैं ना, गुम्फन। देखिए क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं माँ, गुम्फन। अब देखिए क्या है, लंबा। क्या बोल रहे हो? क्या निकल रहा है मुंह से? माँ। और लिखा क्या है? अनुस्वार। गलत है ना, तो सही कर लो। आपको संस्कृत की पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलने वाला नहीं है। अब नई नई पुस्तकें संस्कृत की जो लिख रहे हैं नए वाले लोग, नाश करने में लगे। लंबा। अब भा देखिए, ये क्या है? क्या बोल रहे हो? लिख क्या रहे हो? सही क्या है? आधा माँ लिख दो। तो ये हमने आपको पूरे पांचों वर्ग के अक्षर दिखाए
जिनके परे होने पर अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। इसी का नाम है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। तो यद्यपि बहुनाधीशे तथा विपक्षपुत्र व्याकरणम, बहुत मत पढ़ो बेटा, तो थोड़ी थोड़ी व्याकरण पढ़नी चाहिए सबको। भाषा का जो विज्ञान हिंदुओं को है वो किसी को नहीं है। किसने विचार किया है? किसके पास इतनी बड़ी वर्ण मात्रिका है? अंग्रेजी में 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू, उसको अलग करके नहीं निकाल सके। ए के बाद बी क्यों बोलते हो भाई, और अलिफ के बाद बे क्यों बोलते हो? स्वर को अलग रखो, व्यंजन को अलग रखो। अभी तक तो पहचान दुनिया में किसी को नहीं है। तो पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता है, केवल हमको आता है। हमको यानी हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को आता है। तो ये हमारी पहचान किसने मिटाई? मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने। और ऐसा जहर घोला, ऐसी जड़ें काटी कि अपनी पहचान भूल गए। संस्कृत से जुड़िए और अपने आप को पहचानिए, बस यही जीवन का सार है। तो काखा गाघा परे होने पर अनुस्वार को बनाइए ङा, और चाछा जाझा परे होने पर अनुस्वार को क्या बनाएंगे? या। और टाठा दाधा परे होने पर अनुस्वार को बनाएंगे हाँ, और ताथा दाधा परे होने पर अनुस्वार को बनाएंगे न, और पाफा बाफा परे होने पर अनुस्वार को बनाएंगे माँ। अब कितने अक्षर बच गए? यारा लावा और शाशा साहा, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, 8 अक्षर बच गए आपके पास। ये 8 अक्षर आते हैं तो अनुस्वार लगानी, तो बिंदी आप लगाने की जरूरत। 8 अक्षर में बिंदी ठोकिया, 8 अक्षर यदि हैं तो आप बिंदी लगा लीजिए। जिसको हिंदी में बिंदी बोलते हैं उसको संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं, हिंदी में उसको हम की बिंदी कहते हैं। तो हमको बिंदी बोल लीजिए, हम उससे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 अक्षर आपको दिखाते हैं। यारा लावा शाशा सा, ये या है संयम, ठीक है। सन राव हल्ला, अब क्या रहेगा? शाशा सा, संशय संशय, संसार और संहार, और मूर्धन शाह को छोड़ दीजिए। इतने अक्षर यदि आपको दिखेंगे, अर्थात अंतस्थ और ऊष्म, तब आपको अधिकार है कि आप अनुस्वार लगा लीजिए, क्योंकि तब आप अनुस्वार बोलते हैं। और बाकी जो अक्षर हैं वर्ग के, वर्गाक्षर यदि हैं परे, वर्ग के अक्षर ने काखा गाघा चाछा जाझा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा पाफा बाभा, तब आपको परसवर्ण करना आवश्यक है। और संस्कृत ग्रंथों में ऐसा ही लिखा हुआ आपको दिखेगा, इसलिए वर्ण मात्रिका का परिचय आवश्यक है। इसको समझ लीजिए। तो टाठा डाढ़ा के नीचे आपको अक्षर लिखे हुए दिखेंगे। अब हमारे पास रह गए वर्ग के कौन से अक्षर नीचे से टूटते हैं, जो वो है छ, इसमें नीचे जंजी है, और ये दा है, इसमें नीचे जंजी है, और आया हा। ये 3 अक्षरों का विचार और करते हैं, जिनको आधा कैसे करते हैं, और आधा होने के बाद अगला अक्षर इनमें कैसे जोड़ा जाता है। तो हमें ये देखना है कि जिनके नीचे जंजी है, ठीक बोला, बढ़िया बोला। तो इनमें ये नीचे की जंजी है, यही इसका स्वर है। तो दा में ये हिस्सा स्वर है, छा में ये हिस्सा स्वर है, और हाँ में ये स्वर नहीं है। हाँ में ये जो हिस्सा है ये स्वर है, ये स्वर नहीं है। इसको तोड़ेंगे, हा को आधा करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, और इसमें मिलाना है आगे तो यह बन जाएगा बाह्य, ठीक है। ये हमने लिखा ची, और ये हा आधा लिखना है, यहाँ पूरा है ना, इसके बाद ना लिखना है, तो हम इसको तोड़ देंगे और यहाँ ना को लिख देंगे। हा आधा है और ना पूरा है। ये चिन्ह, क्या है? चिन्ह। हिंदी में चिन्ह लिखते हैं, आधा ना लिख देते हैं, हा लिख देते हैं। तो हिंदी ने इसको रख दिया, बोलते ही भूलता और लिखते ही भूलता। चिन्ह ऐसे ही लिखेंगे, आधा ना और हा, ऐसे ही बोलेंगे। ना ऐसा लिखना है ना ऐसा बोलना है। चिन्ह। तो हा जो अक्षर है उसमें स्वर भाग कितना है, ये जो हमने तोड़ा यहाँ से, ये नहीं है, ये पूरा रहेगा। ये भाग स्वर का है, उसको तोड़ के उसके नीचे दूसरा व्यंजन आके बैठ जाएगा, अगला व्यंजन उसके नीचे बैठेगा। जो अक्षर नीचे से टूटते हैं उनमें क्या होता है कि अगला व्यंजन उनके नीचे बैठता है।
तो कितने अक्षरों के नीचे वाके बैठते हैं व्यंजन? टा ठा ड ढ, ठीक है। और छ और द और हा, इतने हो गए। जी। टा ठा ड ढ पूरे हो गए चारों। च वर्ग में छ, त वर्ग में द और उष में हा। इतने अक्षर नीचे से टूटते हैं। इनमें स्वर का भाग नीचे होता है लिपि में। उसको जब उसको तोड़ते हैं तो उसके आगे जो व्यंजन बोला जाता है उनके साथ जुड़कर नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो झ आगे देखिए, ये हा है, हा आधा और ये माँ पूरा। ये हो गया ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। पहले हा है बाद में माँ। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, हा पहले माँ बाद में, ठीक है। बाह्य, चिन्ह, ब्राह्मण, प्रहलाद, प्रहलाद, लाद, हाद नहीं, हम लोग प्रहलाद बोलते हैं। प्रहलाद हिंदी ने पूरा पलट दिया। हा के आगे जो व्यंजन आते हैं हिंदी बोलने वाले उसमें हा को बाद में बोलते हैं और नीचे वाले अक्षर पहले और अगले को पहले बोलते हैं। तो प्रहलाद, 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 बाह्य, बाह्य, चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। अब रा देखिए, अब देखिए प्रहलाद का दूसरा नाम है प्रहराद। हा के नीचे रा लगाना है तो ऐसे लगा देंगे, हा के नीचे रा लगाया, प्रहराद। अब वाह देखिए, हा आधा है और वाह पूरा है। क्या है? आह्वान, 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 इसको बोलते हैं आह्वान। हिंदी में बोलते भी आह्वान है और लिखते भी आह्वान है। आधा वाह लिखते हैं और हा में आ की मात्रा लगा के लिखते हैं। पूरी हिंदी का सत्यानाश करके धर दिया है ये नए लोगों ने, जो संस्कृत से टूट गए, संस्कृत की अवज्ञा की तो अपनी जड़ें काट डाली, दूसरे का नहीं किया, अपना स्वयं का नाश किया, अपनी जड़ें काटी। पहले हमारी जड़ें अंग्रेजों ने खो दी, बाद में हमने अपनी जड़ें अपने आप खो दी। तो इनको बोलिए, इनका अभ्यास कीजिए। आह्वान, आह्वान, हा पहले, वाह बाद में, हा आधा, वाह पूरा। तो हमने वर्णमात्रिका के जो 33 व्यंजन थे उनको आधा करके देख लिया। आधा करके अर्थात उसमें जो स्वर का भाग था उसको निकाल करके उनको आधा किया और अगले अक्षर को उसमें कैसे जोड़ना इसका विचार हमने कर लिया। अब हमारे पास रह गया रा। रा जब आधा होता है तो क्या करते हैं और रा जब आधे के बाद आता है तो क्या करते हैं? रा की 3 गतियां होती हैं। तिस्रो गतयो भवन्ति रेफस्य। रेप की 3 गतियां, रा को रेप कहते हैं। रा को रेप कहते हैं। रेप को 3 प्रकार से लिखते हैं। रा को देवनागरी में 3 प्रकार से लिखते हैं। ये है रा, आ और शी। इसको तो आधा रा लिखना है, ये आधा रा है, ये वाद है, ये सही है। आशीर्वाद, ये ना आशीर्वाद, राधा है। तो जब आधा रा बीच में आता है, आधा रा बीच में आता है तो ये उठ के अपने अगले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है। आधा रा जब बीच में आता है तो अपने अगले वाले अक्षर पर चढ़ जाता है। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम। जल में तुम्बी को डुबाते हैं तो वो ऊपर उछलती है। इसी प्रकार रेप को जब रेप आधा हो जाता है तो वो नीचे नहीं बैठता, ऊपर चढ़ जाता है। तो चढ़ तो जाता है ऊपर, पर ये तो मालूम होना चाहिए किसके ऊपर चढ़े, आ पे चढ़े कि शी पे चढ़े कि दा पे चढ़े, किसके ऊपर चढ़ेगा। तो जिसके बाद बोल रहे हैं उसके बाद वाले अक्षर पर चढ़ेगा। शी के बाद हम रा बोल रहे हैं, बोल के देखिए, आशीर, आशीर, शी के बाद रा बोल रहे हैं तो रा के बाद जो आएगा उसी पे चढ़ेगा ना। आशीर, आशीर्वाद, तो जो रा के बाद में उसी पे चढ़ेगा ना। तो रा के बाद में है वाह, तो रा शी पे नहीं चढ़ सकता,
ये रा शी पे नहीं चल सकता, अगले अक्षर पे चढ़ेगा। तो रा के बाद जो अक्षर निकल रहा है हमारे कंठ से, उसी में बैठेगा, उसके ऊपर चढ़ के बैठेगा। लोग मकान बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं कि करोड़ रुपया के, और उसका नाम रखते हैं बड़े भाव से आशीर्वाद, और लिख देते हैं ऐसा ऐसा लिख के धर देते हैं। तो 1 करोड़ कमाने से क्या हुआ? आपने अपनी भाषा को तोड़ डाला। तो इसलिए रेफ वाले जितने अक्षर हैं उनको बोलिए। यथार्थ, कहाँ बोल रहे हैं रा? था के बाद। तो जहाँ बोल रहे हैं उसके अगले अक्षर पे जाएगा। य थार, इसके बाद रा बोल रहे हैं ना, इसके बाद ही जाएगा। यथार्थ, सिद्धार्थ। जब रा के पहले स्वर होता है, तो रा ऊपर चढ़ता है, और जब रा के पहले व्यंजन होता है तो रा नीचे बैठता है। अभी इस रा के पहले स्वर है ना आ, ये ई, ये रा है, ये ई है। तो ये रा इसके साथ बोलते हैं आशीर। जब भी हम संस्कृत पढ़ेंगे तो इस रा को हम नीचे उतार के इसके साथ बोलेंगे, बोला जाएगा शी के साथ, आशीर। और उसके बाद जहाँ भी रेप लिखा हुआ आपको दिखेगा तो मान लेना कि रेप उसके पहले वाले के साथ बोलना है। जिसके ऊपर बैठा है उसका हिस्सा नहीं है, अपने पहले वाले का हिस्सा है। तो जब रेप, कौन सा रेप ऊपर चढ़ता है, कौन सा रा ऊपर चढ़ता है? जिसके पहले अक्षर है। जिसके पहले स्वर होता है, जिसके पहले स्वर होता है वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, यहाँ बैठ गया। और जिसके बाद में स्वर होता है वो ऐसा बैठता है, और जिसके पहले व्यंजन होता है वो ऐसे बैठता है। प्रा, प्रा, पा आधा है, उसके बाद रा है। रा पूरा, जैसे ये रा पूरा है ऐसे ये रा भी पूरा है, जैसे ये पूरा रा है ऐसे ये भी पूरा रा है। तो व्यंजन के बाद आने वाला रा नीचे बैठता है, स्वर के बाद आने वाला रा ऊपर बैठता है, और जिस रा के बाद स्वर आता है वो बीच में बैठता है। राम, ठीक है ना। प्रसाद, ये भी रा, ये भी रा, ये भी रा। ये 3 प्रकार के रा हैं। रा को लिखने के 3 प्रकार हैं। ऐसा आधा रा जिसके पहले स्वर है वो अपने अगले अक्षर के ऊपर बैठता है। ये आधा है, और ये रा भी पूरा है, और ये रा भी पूरा है। ये दोनों पूरे हैं। आधा रा तो ऊपर गया, आधा रा तो ऊपर चला गया, और जो पूरे रा हैं, तो जिस रा के पहले आधा अक्षर है वो नीचे बैठेगा, और जिस रा के पहले आधा अक्षर नहीं है वो बीच में बैठेगा। अब ये जो णा है, ये पहले ऐसा लिखा जाता था 2 जंजी लगा के, अब ऐसा लिखा जाता है। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा, इस डंडी को आप तोड़ देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। जहाँ पूरी खड़ी पाई है उस पाई को तोड़ देने से अक्षर आधा हो जाएगा। वो पाई ही स्वर को बताने वाली है, ठीक है ना। इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि हमको संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना है, हमको संस्कृत के स्तोत्रों को संस्कृत में ही पढ़ना है। तो हमको तो लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा, वहाँ तो बिंदी हिंदी ठोंकी हुई नहीं मिलेंगी। तो उन ग्रंथों से हमारा पहले परिचय हो जाए, वो हमारे सामने जो आएंगे स्तोत्र बड़े बड़े जुड़े हुए, इतने बड़े मिलेंगे आपको, पूरी लाइन जुड़ी रहेगी, कभी 2-2 लाइन एक साथ जुड़ी रहेंगी। तो कैसे जोड़े गए हों, कैसे तोड़े जाएंगे, इसका विज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। ये हमने जो 33 व्यंजन हमारे पास हैं उनको पूरा कैसे लिखें और आधा कैसे लिखें, और किन व्यंजनों को नीचे बैठाएं, उनका उच्चारण कैसे करें, इस पूरी वर्ण मातृका को लेकर के हमने विचार कर लिया। इसको जानना इसलिए आवश्यक है
कि हमको संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना है, हमको संस्कृत के स्तोत्रों को संस्कृत में ही पढ़ना है, तो हमको तो लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा, वहाँ तो बिंदी हिंदी ठोंकी हुई नहीं मिलेंगी। तो उन ग्रंथों से हमारा पहले परिचय हो जाए, वो हमारे सामने जो आएंगे स्तोत्र बड़े बड़े जुड़े हुए, इतने इतने बड़े मिलेंगे आपको, पूरी लाइन जुड़ी रहेगी, कभी दो दो लाइन एक साथ जुड़ी रहेंगी। तो कैसे जोड़े गए हैं और कैसे तोड़े जाएंगे, इसका विज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने उसकी भूमिका आपको बताई कि कैसे लिखना और कैसे बोलना। एतावदेव।